नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे, ये बात करेंगे कि आखिर आसमान में, हमारे आसमान में अख्तियार किसका है। उस आसमान की बात हम करेंगे जहां होना चाहिए था यात्राओं की सुगमता, लेकिन अब बन गया है उड़ानों का संकट। इंडिगो देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन, जिसने पिछले कुछ हफ्तों में सैकड़ों नहीं हजारों उड़ानें रद्द कर दी। हजारों यात्रियों की योजनाएं एक तरीके से तितर बितर हो गई और पूरे एविएशन सेक्टर की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई, सो अलग। लेकिन यह सिर्फ एक एयरलाइन की समस्या नहीं, यह उस खराब प्रबंधन और त्वरित विस्तार का नतीजा है, असावधानी है और उस नियामक तैयारी की कमी का संकेत है जो न सिर्फ कारपोरेट स्तर तक बल्कि पूरे सिस्टम पर एक तरीके से जागृत होनी चाहिए थी। सरकार यानी डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नए क्रू वर्क रूल, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL लागू किए ताकि पायलटों की थकान कम हो। हाल में जो दुर्घटनाएं हुई हैं, सरकार ऐसी दुर्घटनाएं टालना चाहती थी या ऐसी दुर्घटनाओं के पुनरावृत्ति न हो, ऐसा करना चाहती थी। ऐसी प्रत्यक्ष तौर पर मंशा सरकार की दिखी, जिससे उड़ान सुरक्षा बेहतर हो। यह नियम ठीक थे, लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि देश की पहली डोमेस्टिक एयरलाइन इतनी भारी नेटवर्क लोड और तंग शेड्यूल के साथ इसके लिए पर्याप्त पायलट और बैकअप व्यवस्था तैयार नहीं कर पाएगी? जवाब है नहीं। इंडिगो ने पूरे कोरिया का सिस्टम की जो अपनाई लीन स्टफिंग रणनीति है, उससे रात भर की उड़ानों, न्यूनतम क्रू बफर और हायरिंग फ्रीज, जिसने नियम तमाम बदले, वो एक तरीके से दीवार गिरा दी। परिणाम हुआ कि दिसंबर की शुरुआत से अब तक अनुमानित 3400 से 4000 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। सोचिए, एक एयरलाइन जिस पर देश की हर दूसरी घरेलू उड़ान निर्भर थी, अचानक अपने यात्रियों से कह दे हम उड़ान नहीं भर रहे हैं। और नागरिक वे इस सब के चक्कर में अपने काम, अपने त्यौहार, अपने इंतजाम, परीक्षाएं, बहुत जरूरी चीजें, इलाज, ये सब उनका धरा का धरा रह गया। सब छोड़कर एयरपोर्ट की कतारों में फंसे रहे। तो सवाल उठता है कि आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? कारपोरेट, जिसने बढ़ती मांग के बावजूद पायलटों का बैकअप क्रू और फ्लाइट फ्लीट का समय पर विस्तार न किया, जिसने कम लागत ज्यादा मुनाफा मॉडल को एविएशन की संवेदनशीलता पर भारी कर दिया, ये लाद दिया? या फिर सरकार, नियामक डीजीसीए, जिसने नियम तो बनाए लेकिन उद्योग को इस बदलाव के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं किया या वक्त नहीं दिया, मार्गदर्शन या वो जरूरी सहायता नहीं दी, जिसकी वजह से ये स्थिति हुई? या फिर आम नागरिक जिम्मेदार हैं? शायद सीधे नहीं, पर हमारी बढ़ती मांग, त्वरित और सस्ती उड़ानों की भूख और एयर कॉरिडोर के बोझ को पहचान और समझकर हमने देखा नहीं? या फिर इस फेर में फंस गए कि साहब चप्पल वाला भी हवाई जहाज में चलेगा? तो आज संकट ने असल में दिखा दिया कि आसमान पर अख्तियार किसके हाथ में दिया जाए, या वास्तव में अख्तियार आसमान पर किसका है। नो डाउट अभी जो स्थिति है वो इंडिगो का ही हमें दिख रहा है अख्तियार, लेकिन अभी हम आज अगले 1 घंटे तक चर्चा करेंगे इस पर कि आखिर आसमान पर अख्तियार किसका है और अख्तियार किसके हाथ में दिया जाए। आखिर हमारे जो आसमान पर, आकाश पर अख्तियार किसका है, आज इस पर हम मंथन में चर्चा करें। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और शायद ये विषय मुख्यधारा के जेहन से, जो मीडिया है हमारा मुख्यधारा का, उसके जेहन से छूकर निकल गया। इस पर मजबूती से मुख्यधारा के मीडिया ने अपना दृष्टिकोण नहीं रखा। मजबूती से इस स्तर से रिपोर्टिंग की जानी चाहिए थी। आम आदमी का दुख दर्द स्क्रीन पर नजर आना चाहिए था, अखबारों में नजर आना चाहिए था, सोशल मीडिया पर नजर आना चाहिए था। सोशल मीडिया पर तो नजर आया,
चीखते चिल्लाते लोग एयरपोर्ट पर हल्ला मचाते, हमलावर होते, आक्रामक होते लोगों की तस्वीरें सोशल मीडिया में तो दिखी, लेकिन मुख्य धारा का मीडिया एक तरीके से कन्नी काटता दिखा। अब दबाव क्या है? या तो बिजनेस का दबाव है, कॉरपोरेट का दबाव है, एविएशन का दबाव है, सेक्टर का, सरकार का दबाव है, पता नहीं। लेकिन मीडिया और मुख्य धारा के मीडिया पर, खास तौर पर टीवी चैनल और अखबारों पर यह दिखा कि इतने अहम मुद्दे के बजाय वो कोई दूसरा मुद्दा लिए घूम रहे थे। गैर जरूरी तमाम मुद्दे डिस्कस करता रहा है, टीवी आज भी कर रहा है, लेकिन इतना बड़ा महत्वपूर्ण कायदे से पूरे देश के मुख्य धारा के मीडिया को दिन रात एक कर देना चाहिए था। इतना बड़ा ये इशू था, इतना बड़ा मुद्दा था, और पूरी दुनिया में हमारी छीछा लेदर हुई कि साहब हम विश्व गुरु बनने चले हैं। लेकिन एविएशन सेक्टर, लोग कहते हैं ना कि हवाई जहाज में चलने वाले लोग नीति निर्धारक होते हैं, योजनाएं बनाते हैं, और उनकी ये दुर्गति, वे तमाम विदेशी जो यात्री थे, देशी यात्री थे, पर्यटक थे हमारे, वो चीखते चिल्लाते बवाल करते नजर आए। तो ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन? और अभी भी जिस तरीके से उड्डयन मंत्री जी की बातचीत है, चुप्पी है, 10% इंडिगो को दंड स्वरूप ये कहा जा रहा। मुख्यधारा के मीडिया ने यह जरूर ट्वीट किया कि सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठा दिया, इंडिगो को 10% उसकी फ्लाइट में कटौती कर दी। इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये चारणगिरी है, भांटगिरी है। आम आदमी, जिससे वादा किया गया था कि आम आदमी जो चप्पल पहनता है वो हवाई जहाज में चलेगा, उसकी चप्पल तो छोड़िए, लॉन्ग बूट पहनने वालों की वो दुर्गति हुई है, वो दुर्गति हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष केजरीवाल, और उसके बाद उड्डयन मंत्री का बहुत संतोषजनक जवाब नहीं है, वो भी सुनिए। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. देखिए, इंडिगो पे सरकार का दबाव इसलिए नहीं है कि इंडिगो वालों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लोगे, जैसे कभी कभी हम लोग मजाक में आप लोगों को भी छेड़ते हैं, कह देते हैं कि जिसका दाना उसका गाना, तो अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे और जो उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी, पर्याप्त समय मिला, यही एक एग्जाम्पल है जो कैपिटलिस्ट हावी होने हैं सरकार पर। ये एक पहला उदाहरण मिला है कि पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी हैं। अभी ये जो इंडिगो एयरलाइंस का पूरा घटनाक्रम हुआ, हजारों की संख्या में एयरपोर्ट्स के ऊपर अफरा तफरी मची हुई थी। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी। 21वीं सदी का भारत एक आधुनिक भारत होना चाहिए, और हमसे अपनी एयरलाइंस नहीं संभलती। कुछ तो गड़बड़ है। एक कंपनी ने पूरी भारत सरकार को घुटने पे टेक दिया, ऐसा हो सकता है? I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be. We are there to check if the FDTL is properly implemented or not, and there has been no compromise on site. And for one thorough full month, we have been observing. On 1st of December, we had a meeting with Indigo on FDTL itself. When they required some clarification, we have given the clarifications also with that idea, and they have not flagged this issue. So everything was running normal till then. Suddenly, we have observed this on 3rd. Immediately, once this was observed, the ministry came into the picture. We have taken over the situation at the airports. We have consulted all the stakeholders, and then you have seen how things have unfolded for those 2 days. Definitely, there was a lot of difficulty that has faced by the passengers, and as a closing statement also, let me tell you that we are not taking this situation easily. We are doing an inquiry, and we will take very, very strict action, not only for this situation, but also as an example. We will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance, any non-compliance or non-adherence,
for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, this thing, we will take very, very strict action so that we set an example in the industry. इतना हल्ला बवाल दुनिया भर में बदनामी के बाद अब मंत्री कह रहे हैं राज्यसभा में कि मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। क्या लेंगे एक्शन भाई? आप देश की ऐसी तैसी करवा दी आप लोगों ने। दुनिया में क्या छवि गई है देश की कि भाई भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है की स्थिति कर दी। केजरीवाल ठीक कह रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिसका दाना उसी का गाना। जब दाना खाएगी सरकार कारपोरेट्स का तो फिर गाना किसका गाएगी? जनता का। जनता ये उम्मीद ना करे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ गया, बहुत ही अनुभवी और जानकार लोग इस पैनल में हमारे साथ आ गए हैं। एविएशन और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर एमजे अगस्टीन, विनोद इस देश और दुनिया का जाना माना नाम हमारे इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। एक और एविएशन एक्सपर्ट और डिफेंस के भी बहुत बड़े जानकार ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर एक और धुरंधर हमारे साथ एयर कमोडोर बहल साहब भी इस कार्यक्रम में आ गए हैं। बहुत स्वागत बहल साहब आपका भी। और प्रधानमंत्री की एमएसपी कमेटी के सदस्य, तमाम देशों की यात्राएं कर चुके और अक्सर हवाई जहाज में ही रहते हैं, विनोद आनंद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत कॉरपोरेट, कृषि, सहकारिता, इन सब तमाम चीज़ों का कोऑर्डिनेशन करते हैं। कभी कभी सरकार के लिए भी काम करते हैं, लेकिन आमतौर पर जनता और जो हमारे तमाम सम्मानित नागरिक हैं उनके अधिकारियों के लिए लड़ते हैं। विनोद आनंद साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चर्चा की शुरुआत विनोद आनंद साहब से ही हम करेंगे। विनोद जी, मेरा सीधा सवाल है, जो अखिलेश यादव ने कहा कि भाई जिसका दाना उसी का गाना, क्या सरकार ने कैपिटलिस्ट के सामने सरेंडर कर दिया है, जिससे हमारी दुनिया में बिल्कुल थू-थू हो रही है? कुल मिलाकर बहुत कड़ा सवाल पूछ रहा हूं मैं, ऐसी बात करने वाला नहीं था लेकिन मुझे करना पड़ रहा है आज। जी ये दुर्गेन जी, जो टोन आप सेट कर रहे हैं, यही टोन आप देखिएगा पिछले जब से ये शुरू हुआ है, हर चैनल में जाइएगा आपको यही टोन नजर आएगा। वो पैनल में लोग इसी टोन में बात करते हुए नजर आएंगे। पहली बात, ये पॉपुलर नैरेटिव है। दूसरी बात, ये लोग इस बात को शायद सुनना चाहते हैं, इसीलिए ये टोन रचा गया है। तीसरी बात, ये कड़वी सच है, जैसे आपने कड़वा सच बोला है। तीसरी बात, ये टीआरपी बटोरने वाला टोन भी है। और चौथी बात, जनरल मूड, जो लोग इस चपेट में आए, जिनको इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी, उसमें मेरा बेटा भी है, वो आज ही पहुंचा है ट्रेन पकड़ करके कलकत्ता से। उनके नजरिए से आप देखेंगे तो ये टोन बिल्कुल सही मालूम होता है। लेकिन मैं यहाँ पर, जो कि इस टोन के बारे में हमने बहुत सारी चीजें बात कर ली, तो मैं सोचा कि आपको सिक्के का जो दूसरा पहलू है उस पे भी जरा हमें, आपको और आपके दर्शकों को थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। जी, सबसे पहली बात, हम आंकड़ों पे बात करेंगे दुर्गेन जी। तो जो इंडिगो ने कहा था, मैं इंडिगो के लिए या इंडिगो के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लॉजिक की बात करता हूं। आप जानते हैं मैं लॉजिक की बात करता हूं। आप लॉजिकली देखेंगे 1500 करोड़ तो इन्होंने वापस किए हैं, या फिर मुआवजा दिया है, या फिर इनके खर्च हुए हैं सामान को पहुंचाने में। ये मतलब पिछले चंद दिनों के खर्चे 3500 करोड़, 35,000 करोड़ का इनका नुकसान हुआ है सिर्फ शेयर लॉसेस पे। आओ मैं तुम्हें दिखा देता हूं, सरकार को घुटने पे ला देता हूं। ये कहने के लिए कोई भी कंपनी 35,000 करोड़ नहीं लगाएगी। और आप बोलेंगे मेरे को कि ये सुतली बॉम्ब था और इन्होंने सोचा सुतली बॉम्ब फोड़ेंगे और ये एटम बॉम्ब बन गया। नहीं, कोई भी कंपनी जो पैसा बनाती है दुर्गेन जी, वो पूरा आंकलन करती है, वो इस चीज को वॉर गेमिंग करती है, उसके बाद कोई भी डिसीजन लेती है। छोटे छोटे डिसीजन भी, जैसे आप जो चाय मिलता था आपको इंडिगो में, उसके जो ढक्कन हटाने का जो
डिसीजन लिया गया, लोग बोलते हैं ढक्कन भी हटा दिया। आप देखेंगे इंडिया में ढक्कन समेत चाय पीने वाले लोगों के आंकड़ा जो है 10% से कम है। जी सारे लोग जो है, अभी आपने चाय की जो सिप ली, आपको अगर मैं ढक्कन वाली चाय का गिलास देता, आप ढक्कन हटा के पीते, क्योंकि हमारे जहन में वो ढक्कन के छेद के थ्रू पीने का प्रथा है ही नहीं। इस पे 6 महीने की रिसर्च के बाद वो ढक्कन हटा दिया गया। इस तरह की चीजें मैं ये बता रहा हूं आपको, मैं ये सिक्के की ये पहलू दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। जी जी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात दुर्गेन जी ये है, आप लीन और मीन टीम की बात करी, उसमें बहुत 16 आना सच। तो उस पे एक एक चीज पे मैं नजर आप सबका अटेंशन चाहूंगा। जी जी वो प्लीज। ये है, जब आप लीन टीम बनाते हैं, उस पे जो वेरिएबल्स होती हैं ना, वो वेरिएबल्स अगर आप केटर नहीं करते हैं तो लीन टीम कभी कभी पट्टा बैठ जाता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे दूं, ये सच है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, बट उदाहरण के तौर पे ये है कि एतिहाद और एमिरेट्स का एक साथ दिल्ली, बेंगलुरु और बॉम्बे तीनों दिन में रोड शो हुआ था, जहां ये पायलट और केबिन क्रू को रिक्रूट करने आए थे इन्हीं दिनों में। तो अभी हर एम्प्लॉय के पास सिक लीव डालने का एक मौका होता है कि जब आप सिक 12 दिन या 15 दिन जितने भी आपके सिक लीव होते हैं, आप सिक लीव ले सकते हैं। ठीक है। जी इस रोड शो में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, हर एयरलाइन से लिया। मेरा ये सवाल है, मेरा जवाब नहीं है ये, मेरा ये सवाल है, क्या अधिकांश लोग वो रोड शो में चले गए जिसकी वजह से पट्टा बैठा? जो वेरिएबल्स की मैंने बात करी, जी तो ये लीन टीम जब आप बनाते हैं, आपको ये वेरिएबल भी केटर करना पड़ता है कि 30 या 40% लोग किसी दिन आपके किसी कारणवश काम पे नहीं आए, तो क्या आप उसका मिटिगेशन कैसे करने वाले हैं? शायद, मेरे ख्याल से शायद चूक यहां तो नहीं हुआ है। ये मेरा जी सवाल है, जी जवाब बड़ा नहीं है। सवाल है, बड़ा सवाल। सर ने बहुत तो, महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। सर तो मैं ये दुर्गेन जी, कोई चैनल बात नहीं कर रहा है, और मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी अफेक्टेड हूं, लेकिन मैं नहीं नहीं सिक्के की जो मैंने दूसरे पहलू हैं। इसीलिए मैंने आपको बुलाया, मैंने बहुत सारे इसीलिए बड़े जिम्मेदार लोगों को मैंने बुलाया है, क्योंकि मैं दूसरा पहलू भी जानना चाहता हूं। मैं उस तरह की जर्नलिज्म नहीं करता, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उस तरह की पत्रकारिता नहीं करता कि एक ही पक्ष को, क्योंकि हम लोगों को बताया गया है कि दूसरा पक्ष चाहे जितना काला हो, स्याह हो, लेकिन उस पक्ष को भी जनता के सामने आना चाहिए, ताकि हम बतौर पत्रकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। तो आज इस कार्यक्रम में भी जो एविएशन सेक्टर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, आसमान पर आखिर अख्तियार किसका, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा पहलू भी जानने कर रहे हैं। अगस्टीन सर ने बड़े महत्वपूर्ण तरीके से दूसरा पहलू बताया, दिखाया। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास जाएंगे। आसमान पर आखिर अख्तियार किसका, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले एमजे अगस्टीन विनोद सर हैं, देश के जाने माने एविएशन और डिफेंस एक्सपर्ट। उन्होंने तस्वीर का, सिक्के का दूसरा पहलू दिखाने की कोशिश की। कहीं एक बहुत बड़ी संख्या में स्टाफ किसी कार्यक्रम में चला गया, कहीं कुछ हुआ, और उसके बाद फिर इस तरह की क्या स्थिति ऐसी हुई। विनोद सर कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से सर कंप्लीट करिए प्लीज। हाँ, 2 पॉइंट और, ताकि ये चारों पॉइंट बाकी लोग भी डिस्कस करें। जी आपको याद होगा, ये जो क्यास हुआ था, इससे एक दिन पहले जो सीईओ हैं एयर इंडिया के, उन्होंने कहा था पायलट पोचिंग का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, जिसके बारे में जिक्र हुई थी, अपने चैनल में भी डिस्कस हुआ था। जी उससे एक दिन पहले इलैक सॉफ्टवेयर जो है ना, एलिवेटर एंड एलेरॉन कंट्रोल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में भी बात हुई थी। ये दोनों चीजें भी मद्देनजर रख करके चर्चा को आगे ले जाना चाहिए। इसका भी इफेक्ट
मेरे ख्याल से रहा होगा। ओवर टू यू दुर्गेश जी। ठीक है, बड़ी दो महत्वपूर्ण बिंदु और अगस्टीन सर ने जोड़े हैं। अजय शुक्ल इस देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक इस चर्चा में आ गए हैं। अजय जी, स्वागत, आपका बहुत धन्यवाद। सीधे विनोदानंद सर की तरफ जाएंगे। विनोद जी, कुल मिलाकर अभी अगस्टीन सर ने इस बात को एक एक्सपर्ट के तौर पर रखा कि तस्वीर दूसरा पहलू है, सिक्के का दूसरा पहलू है, लेकिन आपसे भी मेरा यही सवाल है कि क्या कॉरपोरेट के दबाव में जो हमारे आम आदमी है उसको एयरपोर्ट पर धक्के खाने के लिए सरकार ने छोड़ दिया क्या? विनोदानंद सर। देखिए, सरकार ने जो किया था वो सारे एयरलाइंस के लिए एफडीटीएल नॉर्म्स को ईज किया था जी, या जो भी कंडीशंस थे। बाकी की एयरलाइंस फेल नहीं हुए। एक वैसी एयरलाइंस फेल हुई जो ब्लैक रॉक बाबू के हिसाब से चलती है। जी, ब्लैक रॉक बाबू यानी ब्लैक रॉक की इस दुनिया की आपको मालूम है सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म है। जी, 3 लोगों को मिला दें, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और फिडेलिटी, तो इन तीनों का जितना इन्वेस्टमेंट है जी, भारत के एविएशन सेक्टर में वो प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है। ये एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। ये आंखें खोल के हम लोगों की रख देगा। जो बेसिक फर्म है जो जिसके नाम पे ये चलता है, जिसको हम लोग सभी लोग जानते हैं, इनके फर्म का क्या नाम है, इंटर ग्लोबल एविएशन है, सभी लोग आप जानते हैं, जी, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन इसमें 28.4% में अगर आपको एग्जैक्ट बताऊं, इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड में, जी, तो इतना शेयर इन प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के माध्यम से एफआईआईज का है। जी, में वैसे लोगों का भी फंडिंग है जो इस देश के हित में नहीं है, जो एक आप समझ लीजिए कि उनके भारत की जो अभी डेवलपमेंट की गति है वो अच्छी नहीं लगती। जी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा जो करना है कर लो, 1 नवंबर तक का नॉर्म दो या जितने का भी दे दो, जब समय आ जाने दो हम दिखा देंगे। जी, क्या ये हम दिखाने वाली बात थी? लेकिन हम दिखावी में ये 3 दिन तक जब भारत की ट्रेनें चलने लग गई कि हाँ भाई इसके अलावा अगर आप नहीं ले जाएंगे तो हम इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट है, जैसे अभी एमपी साहब के सुपुत्र आए, तो उसी प्रकार से जब सारी व्यवस्था बनने लग गई, इनको लगा कि भैया कुछ हो नहीं सकता है और सरकार काफी कड़ा रुख इख्तियार करेगी, तो पैसा तो उन्होंने बता दिया कि कितने करोड़ का उनका लॉस हुआ। मैं कुछ और आपको तथ्य बताता हूँ। जी, देखिए क्या है कि राहुल भाटिया जी जो एमडी हैं, और वो उनका जो 20 करोड़ रुपया जो उन्होंने पॉलिटिकल अभी डोनेशन दिया था, उसमें 16.2 करोड़ रुपया, मैं फिर से याद दिलाता हूं आपको, 20 करोड़ रुपया जो उनका प्रमोटर फंड है, वो प्रमोटर मेन प्रमोटर हैं, उनका जो फंड है उसमें 16.2 करोड़ रुपया टीएमसी को दिया था, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को दिया था जी, और 3.8 करोड़ रुपया उन्होंने एनसीपी को दिया था, यानी कि जो शरद पवार साहब की जो पार्टी है उनको दिया था। जी, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया था, महाराष्ट्र में 5 बड़े ऐसे सिटीज हैं जो अमूनन देश का 28% से लगभग जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है। मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा, वैसे तो वस्तुतः आपको आंकड़े बताऊं तो अगर 788 जिले में से सिर्फ 15 जिले हैं जो भारत की 50% जीडीपी देती है। जी, आप में एक विचित्र डेटा है जी, उसमें जो महाराष्ट्र के 5 जिले हैं वो लगभग एक क्वार्टर जीडीपी देती है। जी, अब आप सोचिए सिर्फ 5 जिले कहाँ, तो इस वजह से एनसीपी और टीएमसी को उन्होंने बड़ा एक प्रोमोटर लेवल की तरफ से दिया था कि आप हमारा कुछ मत कीजिएगा, आप थोड़ा शांत रहिएगा, हम दिखा देंगे सरकार को। आज एक एविएशन सेक्टर ने जो दिखाया, आपने देखा कि अभी उनके जो सीईओ साहब हैं वो हाथ जोड़ते हुए उनका एक पोस्ट वायरल हुआ है। जी, तो सरकार तो झुकने वाली नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर हम किस तरीके से PPP का जो अरेंजमेंट किए और पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात कर करके और ग्लोबलाइजेशन में और यहाँ तक आ गए, और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कोई फिल्टर नहीं है कि जिसके वजह से हम उनको रोक पाए। बाजार अपने गति से चलती है, लेकिन कभी भी ये सोचना कि हम एक प्राइवेट इक्विटी फंड वाले लोग हैं, या तो हम पॉलिटिकल ट्रस्ट के माध्यम से भी दुर्गेंद्र जी इन्होंने 36 करोड़ रुपए लिए, इसमें सतिया एक बड़ा चंक जो 10 करोड़ रुपया 11 करोड़ रुपया के आसपास बीजेपी का है जी, लेकिन बाकी के जो 6 करोड़ रुपया हैं उसमें समाजवादी पार्टी को भी पैसा गया है जो बोल रहे थे, तो समाजवादी पार्टी का भी उसमें 4 करोड़ रुपया है, 5 करोड़ रुपया उसमें पार्टी का है,
और बाकी और छोटी मोटी पार्टियों का किसी का 50 लाख 60 लाख, और ये प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से दिया गया है। आंकड़े सारे उपलब्ध हैं, लोग रिसर्च करते नहीं और इसके बारे में शायद ये बात बाहर नहीं आती है। और तो आप इस तरीके से अगर मार्केट डोमिनेंस और को लगा के, और जो रेगुलेटरी हमारा जो एक डिपेंडेंस है, एक पॉलिटिकल सॉफ्टनेस को आप उसी तरीके से भजाना कोशिश करेंगे, बाकी तो सारे ऑपरेशनल मैटर है। तो सरकार ने बड़ा कड़ा रुख इख्तियार, ठीक बात है जी, वहां से उनका ले लिया है। अब उनको रोज करोड़ों का लॉस होगा, वो रोज सोचेंगे कि वो क्या करें। तो पहली बात तो मैं आपको इतनी बताता हूँ, 3 जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, मैं फिर से उनका नाम लूंगा, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और फिडेलिटी। इनका जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है उसको हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा। जो मार्केट प्लेयर्स हैं, जो मार्केट फोर्सेज हैं, उनको दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा, तभी देश कुछ सुजलाम सुफलाम हो पाएगा। ठीक बात है, ठीक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात विनोद जी ने कही है। एयर कमोडोर बहल सर की तरफ मैं जाऊंगा। बहल सर, विनोद जी ने एक अलग तरीके से इस चर्चा को मोड़ दिया है। वो कह रहे हैं कि जो प्राइवेट इक्विटी हैं उनको फिल्टर करने की हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए भी दिक्कत हो सकती है। इस तरह की चीजें हैं। एक तो आप ओवरऑल इस क्राइसिस को कैसे देख रहे हैं और इस सवाल को एड्रेस करिएगा, मेरा जो विनोद जी ने सवाल उठाया। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो भी पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक दिए गए हैं, मैं भी आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस वाइज पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूं, बिकॉज इस चर्चा को किसी और तरफ मोड़ दिया गया है। और जो प्रॉब्लम्स हुई है, 4,500 के करीब फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, 10 लाख पैसेंजर्स को मुश्किल हुआ है, 8,500 बैगेजेस एज ऑफ दिस मोमेंट जो है वो पड़े हुए हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, लोगों के पास नहीं पहुंचे हैं। और ये वो कंपनी है जिसके पास नियरली 418 जहाज हैं, जिसमें से 371 जहाज इनके एयरबस के हैं, और पायलट्स इनके पास जो एयरबस पायलट्स हैं वो 4,551 है जी। और ये पायलट्स की स्ट्रेंथ बढ़ी नहीं है पिछले 2 साल में। अब इसको एक साइड पे हम मन में रख लेते हैं और दूसरी साइड आते हैं। 2 साल पहले क्या हुआ, नवंबर 2023 को, अगर आपको याद हो तो 3 पायलट्स की डेथ हुई थी कार्डियक अरेस्ट से। एक इंडिगो का पायलट बोर्डिंग गेट पे ही कोलैप्स कर गया और वहां पे मर गया जी। और दूसरा था जो एक एयर इंडिया एक्सप्रेस का पायलट लैंड करने के बाद उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसकी भी डेथ हो गई। और तीसरा था एक एयर इंडिया का पायलट। तो इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने डीजीसीए को बोला था नए रूल्स बनाइए। जनवरी 2024 में उन्होंने इंटरनेशनल नॉर्म्स को देखते हुए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट्स के नए रूल बनाए ताकि एडिक्वेट रेस्ट हो सके, क्योंकि पायलट्स 24/7 फ्लाई करते हैं जी। और जो रात की भी फ्लाइंग होती है वो स्ट्रेनोस होती है, क्योंकि इनका जो स्लीप साइकिल पैटर्न है वो काफी बदल जाता है। इस वजह से उनको 2 की लिमिटेशन पे लेके आए हैं। तो ये एक चॉइस और रखें। अब तीसरी बात पे आते हैं। ये कहना कि इनको पता नहीं था कि ये पायलट्स की कितनी रिक्वायरमेंट होगी नवंबर के अंदर। मैं आपको एक छोटा सा और चीज बता देता हूं जो आपको ये वाली गलतफहमी भी दूर कर देगा जी। अक्टूबर 26 इस साल डीजीसीए ने 6% बढ़ाई हैं फ्लाइट इंडिगो की। और डीजीसीए कौन है? डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, जो पूरी सिविल एविएशन को कंट्रोल करता है, उनको मेंटेन करता है, उनकी फ्लाइट रूट्स को देखता है, फ्लाइंग की परमिशंस देता है, एडिशनल रूट्स देता है। वो ये देखता है कि इनके पास कितने पायलट हैं, कितने जहाज हैं, क्या प्रेशर होगा। और जब वो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन की उसने लिमिट दी है तो 2 साल भी हो गए थे जब से ये बात चल रही है। और उसके बाद एक बार एक्सटेंशन भी अच्छी तरह से मिल चुका है। ये कहना कि इंडिगो को कुछ भी नहीं पता, मैं तो सुत्ती पई सी, वो पता नहीं राती कौन आ गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। और दूसरी चीज आती है कि डीजीसीए क्यों उन्होंने 6% का बढ़ाया। और जब आप पहली बार देखिए आपने सबको बहुत टाइम दिया, मुझे 2 मिनट और दीजिएगा जी। उन्होंने 6% बढ़ाए रूट्स अक्टूबर 26, अभी 1 महीना पहले। और जब ये विंटर शेड्यूल आने वाला था तो क्या उनको नहीं पता था कि ये विंटर शेड्यूल आने से इनके पास उतने पायलट नहीं है, ये एफडीटीएल नहीं कर पाएंगे, तो 6% क्यों बढ़ाया? और जब डीजीसीए ने कम किए तो 5% कम किए थे। ये तो गवर्नमेंट ने बढ़ा के 10% कम किए। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को जो हाईली टेक्निकल सेक्टर्स होते हैं जैसे कि एविएशन, उसमें वो सलाहकार पे जाते हैं। इनके सलाहकार कौन है? डीजी और डीजीसीए,
जो कि आईएएस ऑफिसर है, जो प्रोफेशनल नहीं है। किसी जमाने में प्रोफेशनल ऑफिसर्स रन करते थे डीजीसीए को। आज हमारे पास एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर है, वो रन कर रहा है। मैं लेक्चर्स लेता हूँ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के, शायद अगस्तीन जी को नहीं मालूम होगा ये, और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स के लेक्चर लेता हूँ और थ्रेट एरर मैनेजमेंट के लेता हूँ, जो कि पायलट्स के लिए, कमांडर्स, कैप्टन्स के लिए जरूरी है जी। उन लेक्चर्स में ये बात बार बार पिछले 4 साल से आ रही थी कि डीजीसीए अपना काम ठीक ठाक नहीं कर रहा। और इसका एक कारण है कि डीजीसीए का डीजी प्रोफेशनल नहीं है, वो एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर है। ये मेरी अपनी एनालिसिस है। 102 के करीब एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स हुए हैं सीरियस पिछले 13 साल के अंदर। आप थोड़ा देख लीजिएगा, ऑल इज नॉट वेल विद डीजीसीए। आप एक वर्ड डाल दीजिए एलिगेशंस ऑफ करप्शन और डीजीसीए का डाल दीजिए, आपको पता चलेगा कि एक ऑफिसर के अगेंस्ट एलिगेशन है, 3 जहाज बनाए हैं उसने इस पीरियड के अंदर। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं जी। मुझे लगता है शायद कट हो गया, मुझे लगता है लेकिन दुर्गेन जी मैं एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर हूं डीजीसीए का आज भी। सर जब वो लौट के आए साहब तो बता सर मैं दीजिए। आऊंगा सर, थोड़ा सा चर्चा को आगे ले जाएं, नहीं तो मुझे लगता है फिर इसी में चली जाएगी। बहल सर का संपर्क मुझे लगता है अब नहीं है, टूट गया है। मैं सीधे देवनाथ सर की तरफ जाऊंगा। देवनाथ सर, अभी बहल सर ने इस चर्चा को एक अलग तरीके से कहा। उन्होंने कहा कि डीजीसीए में टेक्निकल लोग नहीं है, आईएएस अफसर बैठा हुआ है और आईएएस अफसर डीजीसीए को चलाता है। 13 साल में 102 दुर्घटनाएं हुई हैं, तमाम एलिगेशन लगे हैं। कोई डीजीसीए के अफसर जिसकी बात कर रहे हैं, कोई 3-3 जहाज उसने बना लिए, जहाज चलवा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई अक्टूबर में 6% रूट बढ़ाए गए डीजीसीए ने, और नवंबर में ये हालत हो गई, दिसंबर में ये हालत हो गई। सो सर ये तो सीधे सीधे फेल्योर है डीजीसीए का। देवनाथ सर, देखिए, मैं जो भी बात कहूँगा वो इस तरह से कहूँगा कि हमें भविष्य के लिए सोचना है। एक तो है कि हम जितने एयरफोर्स से आए हैं, हमेशा बताया गया कि कोई भी एयरलाइन है, सिविल एविएशन जो है वो नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर का एक हिस्सा है, हमारी एयर पावर का हिस्सा है। तो मामला बहुत ही संवेदनशील है। दूसरी बात है, आज सुबह मैं एक पाकिस्तानी चैनल पर था, जब मैं पाकिस्तानी को उपदेश दे रहा था कि अपने देश को ठीक से चलाओ, उसने मेरे पे एक काउंटर क्वेश्चन कर दिया कि पहले आप अपने देश के एविएशन को ठीक से चलाओ। ये दिखाता है कि किस तरह से पूरे विश्व में हमारी इमेज पिछले 1 हफ्ते में चली गई है। जब ये गड़बड़ी चालू हुई आज से 1 हफ्ते पहले, देश ने लाखों विदेशी टूरिस्ट थे, यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, और वो भारत में घूम रहे थे। आप सोचिए, ये विदेशी लाखों टूरिस्ट जो भारत में घूम रहे थे, चाहे वो उस दिन आए थे या उस दिन जा रहे थे अपने देश, क्या इंप्रेशन पूरे दुनिया में चला गया है भारत का। सर चीख कर एक फ्रेंच महिला का जो वीडियो वायरल हो रहा है, ऊपर चढ़ जा रही, वो चीख कर हल्ला मचा रही है। आप देखिए, वो आइकॉनिक वीडियो है, वो पूरी दुनिया में हमारी ऐसी तैसी कर रहा। सर हुआ ये क्या है, बेसिक प्रॉब्लम चालू ऐसे हुआ कि जब जनवरी पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि सारे पायलट्स को ज्यादातर रेस्ट देने की व्यवस्था की जाए, एफडीआरएल की बात कर रहे थे, दूसरी चीजें भी हैं, तो सारी एयरलाइंस को 2 फेजेस में समझ दिया गया। एक फेज इस साल के शुरुआत में और एक फेज अभी 1 नवंबर से चालू हुआ। सबको मालूम था कि पायलट्स की संख्या बढ़ानी है। देखिए, 65% फ्लाइट रूट्स पे अगर इंडिगो काम कर रही है, उनके पास कितने पायलट थे? पहले 5,600 और पिछले 6 महीने में कम होके 5,200, जबकि वो 65% एयर रूट पे उनका कब्जा है। इसके मुकाबला आप एयर इंडिया का देख लीजिए। हमें सोचना चाहिए कि एयर इंडिया ने सही क्या किया। एयर इंडिया का महज जो योगदान है वो कोई 25% है, लेकिन उन्होंने अपने पायलट्स की संख्या 3,300 से बढ़ाकर 6,400 की, यानी प्राय डबल कर दी। ये गौरतलब बात है। इंडिगो के पायलट की और ये सरकारी आंकड़े हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के आंकड़े हैं कि 6 महीने में इंडिगो की पायलट्स की नफरी 5,600 से कम होकर 5,100 हो गई, जबकि इसी समय में एयर इंडिया के पायलट्स की नफरी 3,400 से बढ़कर 6,300 हो गई, यानी डबल हो गई। ये दिखाता है कि करेक्ट अप्रोच क्या थी।
अब मैं देखिए मीन मेक हम सब निकाल रहे हैं। तुरंत दो चीज करनी चाहिए। एक तो डीजीसीए ने जो जांच कमीशन बिठाई है जिसके इंचार्ज एक ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। देखिए ज्वाइंट डायरेक्टर किसी, मैं भी ग्रुप कैप्टन रिटायर हुआ हूं, ग्रुप कैप्टन की इक्विवेलेंस ज्वाइंट डायरेक्टर से मानी जाती है। अब जो सरकार ने कमिटी बिठाई है इन्वेस्टिगेट कर, एक ज्वाइंट डायरेक्टर हेड कर रहे हैं, एक डिप्टी डायरेक्टर उनका सहयोग कर रहे हैं, एक सीनियर फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर साथ में, और चौथा मेंबर एक ऑर्डिनरी फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर है। देखिए इन सब की औकात मैं बताता हूं प्रैक्टिकली ग्राउंड पर, इन स्पेशल इनकी औकात एलडीसी यूडीसी या सेक्शन ऑफिसर से ज्यादा नहीं है। दूसरी बात है कि जीडी अब जो गड़बड़ हुई है डीजीसीए की लैप्स ऑफ सुपरविजन या ओवरसाइट में गलती से हुई है। भारत सरकार या सिविल एविएशन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को समझना पड़ेगा कि डीजीसीए खुद अपने अफसरों से अपने लैब्स पर कैसे इन्वेस्टिगेशन करा रही है। इंडिगो की बात भूल जाइए, देखिए इंडिगो की बात भूल जाइए। वो इसलिए कह रहा हूं कि घोड़े ने गलती की, घोड़े के घुड़सवार ने गलती की या अस्तबल के मालिक ने गलती की, वो सब बाद में है। हमें देखना पड़ेगा कि अस्तबल में जो राजा साहब इंचार्ज थे वो कौन है। यानी इंक्वायरी डीजीसीए पर होनी चाहिए। यह चीज हम मिस कर जा रहे हैं। जी जी जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात देवनाथ सर ने कही। अजय शुक्ल की तरफ मैं रुख करूंगा। अजय जी, चर्चा में बहुत सारी चीजें निकल कर आ गई। अभी देवनाथ सर ने कहा कि भाई जो फंसा हुआ है, जिस पर उंगली उठ रही है कि उसने घपले किए, घोटाले किए, जांच में व्यवस्थाएं नहीं की, जिसके जिम्मे इस देश का एविएशन सेक्टर है। और देवनाथ सर कह रहे थे कि एक पाकिस्तानी कोई वक्ता थे, वो कह रहे थे भाई अब बातें मत करो, उसको संभाल लो। तो ये तो और हमारे लिए मतलब एक शर्म की बात है। और जिस तरीके से वीडियो आपने देखे हैं, इसको शुद्ध भाषा में हिंदी बेल्ट में कहते हैं ऊधम, यूपी बिहार में कहते हैं ऊधम करना। तो पूरे एविएशन सेक्टर में ऊधम मचा हुआ था। और इसके 2-3 बड़े कारण हैं। अगस्टीन सर ने एक एक्सपर्ट के तौर पर एक पहलू दिखाया कि भाई ये लैक्स हो सकते हैं। बहल सर कह रहे हैं ना ना, ये सब जो नॉन टेक्निकल लोग हैं आईएएस हर जगह बैठा दिए हैं, उसकी वजह से हुआ है। और एक कोई अधिकारी हैं, कर्मचारी जो भी हैं, वो 3-3 जहाज बना लिए, भ्रष्टाचार चरम पे डीजीसीए में। और तीसरी बात सर ने कही कि भाई पायलट बढ़ाए नहीं आपने। एयर इंडिया ने घटाने के बजाय 2 गुना कर दिए, उन्होंने आधे कम लिए। और जांच कमेटी तो मुझे लगता है वो कर रहे हैं कि यूडीसी और एलडीसी क्लर्क कर रहे हैं। जांच कौन कर रहा है? इसका मतलब हमारी आपकी आंखों में धूल झोंक रही सरकार, डीजीसीए और एविएशन मिनिस्टर। अजय जी, देखिए मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगा, मैं बहल साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं, देवनाथ जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं, और विनोद जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन पूरी तरीके से अगस्टीन साहब की बात से मैं पूरी तरह से असहमत हूं, क्योंकि अगस्टीन साहब जो बोल रहे हैं उससे लग रहा है कि इंडिगो एहसान कर रहा है जो रिफंड दे रहा है। इंडिगो एहसान कर रहा है जो आपका सामान वो भेज रहा है। इंडिगो एहसान कर रहा है कि वो इस तरह से जो करके इतना पैसा खर्च कर रहा है, ये कर रहा है। एहसान नहीं कर रहा है, उल्टा इसके बावजूद गुनाह कर रहा है। इसके लिए क्योंकि 2019 का जो डीजीसीए का नागरिक उड्डयन निदेशालय का जो पैसेंजर चार्टर है और उसके बाद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का जो अपडेट रूल्स हैं, उसके मुताबिक आप यह जान लीजिए कि जब आपकी फ्लाइट 2.5 घंटे लेट होती है तो आपको फ्री खाना और रिफ्रेशमेंट देना होता है। जब आपकी फ्लाइट 2.5 घंटे से 5 घंटे होती तो फ्री खाना और रिफ्रेशमेंट देना होता है। जब 5 घंटे से होती तो फ्री खाना और रिफ्रेशमेंट और दूसरी सुविधा देनी होती है, और 6 घंटे से ज्यादा की देरी होती है तो आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं जिनमें आपको दूसरी फ्लाइट या तो अवेलेबल कराई जाए या आपको फुल रिफंड दिया जाए। इसके साथ साथ आप यह भी देखिए, यदि आपको किन्हीं कारणों से आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट मिस करती है तो आपको 24 घंटे होटल में स्टे का भी आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक दिया जाएगा जिस स्तर की आपने टिकट ली है। इसके बाद में यदि कोहरा, खराब मौसम, सुरक्षा से जुड़े खतरे, प्राकृतिक आपदा या इन सारे कारणों से होगा तो भी आपको एयरलाइन सुविधा देगा। इसके अलावा आप देख लीजिए, वो आपको जो है मुआवजा भी देगा।
सिर्फ रिफंड नहीं देगा, मुआवजा का भी सुन लीजिए। 1 घंटे की यदि उड़ान का ही आपका टिकट है तो आपको 5,000 रुपए मुआवजा साथ में मिलेगा। 1 घंटे से 2 घंटे है तो 7,500 मिलेगा। 2 घंटे से ऊपर है तो 10,000 मिलेगा। इसके अलावा और अदर फैसिलिटी मिलेंगी। इसके बाद में यह पैसा तत्काल ट्रांसफर होगा। यदि आपने टिकट कैश लिया है या वैसे लिया है, बैंक ट्रांसफर से लिया है, तो तुरंत आपके अकाउंट में होगा। क्रेडिट कार्ड से लिया है तो 7 दिन का समय होगा, और ये ट्रैवल एजेंट के जरिए लिया है तो ट्रैवल एजेंट के अकाउंट में वो होगा, आप उससे क्लेम कीजिए। फिर इसके बाद डोमेस्टिक फ्लाइट में यदि आपका सामान, जो सामान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, यदि आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट है और सामान देरी से होता है और कुछ होता है तो उसमें 20,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। और यदि इंटरनेशनल फ्लाइट है तो आपको 1,20,000 मिलेगा। ये भारत के डीजीसीए के रूल्स हैं जी। पहली बात तो कोई एहसान इंडिगो नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरी चीज, बिल्कुल सही कहा विनोद जी ने कि मैं समझता हूं कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके दबाव में जिस तरह से सरकार झुकी है, सरकार ने सरेंडर किया है। सरेंडर कैसे किया है वह भी बताता हूं। और झूठ बोला है सीईओ ने, डीजी जो इसके 5 तारीख को जो उन्होंने अपना वीडियो माफी का जो ट्वीट किया, उस ट्वीट को देखिए। उसमें ट्विटर ने खुद, एक्स ने खुद मिसलीडिंग कंटेस्ट उन्होंने खुद लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या जो बात बता रहे थे, शायद मुझे लगता है ग्रुप कैप्टन साहब बता रहे थे कि इंडिगो और दूसरी एयरलाइंस को 1 साल पहले जनवरी 2024 में नए नियमों के बारे में नोटिफाई किया गया था। इंडिगो नए नियमों को पालन करने में पूरी तरह फेल रही। इंडिगो ने डीजीसीए के नियमों का भी पालन करने का वो नहीं किया, और जो उन्होंने बताया इसकी वजह से जो गड़बड़ी हुई उनके फेलियर की वजह से, उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया अपने उसमें। वो दूसरी चीजों पे डालते रहे, जबकि उन्हें 3 बार टाइम दिया गया। सारे कर ले रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मोनोपोली का आपने बना रखी है। आपको ये लगता है कि 65% तो आपका है, मजबूर है, आपको जाना है तो आप करेंगे क्या। मैं इसका उदाहरण देता हूं। मैं 7 तारीख को, 7 नवंबर को मुझे अहमदाबाद जाना था। इनकी फ्लाइट, मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट से चढ़ा, इनकी फ्लाइट पे चढ़ गया, इन्होंने फ्लाइट पे चढ़ा लिया, और फ्लाइट के अंदर मैं 3.5 घंटे बैठे रहा। 3.5 घंटे फ्लाइट में बैठे रहने के कारण न मुआवजा न और कोई चीज। आप ये सोचिए, पानी के सिवा कुछ नहीं। फिर मैंने सिविल एविएशन के एक सीनियर ऑफिसर को कॉल किया और मैंने कहा, तब उन्होंने एसी चालू किया, तब तक एसी भी नहीं चालू कर रहे। अब आप सोचिए यह स्थिति है। तो इस तरह से वो यात्रियों का शोषण करते, जहाज चला रहे हैं कि टेम्पो चला रहे हैं अजय जी? ये गणेश वाला टेम्पो एक चलता था, गणेश टेम्पो चलता था, मुझे लगता है टेम्पो चला रहे हैं, जहाज नहीं चला रहे हैं कि सरकार डीजीसीए उनके आगे झुकेगा। मैं ग्रुप कैप्टन साहब को यह कहना चाहूंगा, आप एक चीज गलत कह रहे हैं कि ज्वाइंट डायरेक्टर आपके बराबर नहीं। ज्वाइंट डायरेक्टर नहीं, आप डायरेक्टर रैंक के। वो ज्वाइंट डायरेक्टर आपसे भी छोटा है, उसकी औकात असल में कुछ नहीं। तो वास्तविकता यह है कि जिनकी औकात नहीं है वो जांच करेंगे और साहब बताएंगे कि इस तरह, चूंकि आर्मी की जो हायरार्की होती है वो थोड़ी अपर होती है, दूसरे ढंग से होती है। तो मुझे चूंकि मेरे दोस्त रोहित नंदन, आप भी जानते होंगे, जी, वो सिविल एविएशन के सेक्रेटरी रहे हैं। जी, तो उत्तर प्रदेश के बहुत पुराने आईएएस अधिकारी रहे हैं जी। वो यूपी कैडर के आईएएस थे, और जिन दिनों वो डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन हुआ करते थे उन दिनों मैं लखनऊ में ही रिपोर्टिंग करता था। तो मेरे तब के दोस्त हैं। तो बहुत सारी चीजें चूंकि निजी तौर पे। दूसरा एक बताऊं, मिस्टर हरमोहन धवन, वो सिविल एविएशन के मिनिस्टर रहे हैं, अब तो नहीं है, पिछले 2023 नवंबर में ही डेथ हो गई थी। उनसे सिविल एविएशन के बारे में उन दिनों इतना ज्यादा विकसित नहीं था, फिर भी उनके समय में तमाम विमान खरीदे गए थे, तमाम वो हुए थे।
तो साहब उनसे भी बात होती थी, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें इसकी बताई थी। उसके बाद में अपडेटेड बता रहा हूं। जिन दिनों मिस्टर पटेल हुआ करते थे उसके मिनिस्टर, तो पटेल साहब से चूंकि दोस्ती थी तो उनके साथ बैठ के बहुत सारी चीजें जानी और समझी हैं। इसलिए मैं समझता हूं, यह कहने की बजाय, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं वास्तविक चीजों से वाकिफ होता हूं क्योंकि जर्नलिस्ट हूं, मैं किसी चीज का एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन मेरा यह मानना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक के लिए, फर्स्ट प्रायोरिटी सरकार की पब्लिक होनी चाहिए। इस सरकार ने वो बेच दिया। अब मैं लास्ट पॉइंट आपको बता के खत्म करूंगा। जी जी। यह वास्तव में एक साजिश थी। साजिश क्यों थी? क्योंकि 27 तारीख को, 27 नवंबर को गौतम अडानी सिविल एविएशन से जुड़ी हुई पायलट को ट्रेनिंग देने वाले उस कंपनी को खरीद लेते हैं, उसके 72% शेयर। उस दिन तक इंडिगो कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहा होता है, और उसके बाद ये भी नहीं है कि कोई बड़ा कोहरा पड़ गया। ये आप जो है निकाल के देख लीजिए वेदर की रिपोर्ट। तो सबसे बड़ी चीज ये 28 को उसकी घोषणा हो जाती है। उनके आप खुद चले जाइए ट्विटर हैंडल पे अडानी ग्रुप के, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में 29 गुजरता है, 30 गुजरता है, 1 तारीख को 50% फ्लाइट डिस्टर्ब होती है, 2 को डिस्टर्ब होती है 38% और एक्स्ट्रा। उसके बाद में होते होते आके जो हालत होती है, तब तक न मंत्री बोलता है, न सेक्रेटरी बोलता है, न डीसीए बोलता है, न कोई और बोलता है। एक ट्वीट किसी का नहीं दिखा सकते हैं। 4 दिन बाद यानी 5वें दिन प्रकट होता है, सिविल एविएशन मिनिस्टर अपने दफ्तर में जाके अपनी रील बनवाता है, और उसके बाद में फिर रात को सरकार अपना ही ऑर्डर वापस ले लेती है, जो हाई कोर्ट के आदेश के बाद में था पायलट्स को देना था। मैं एक रिपोर्ट का जिक्र करूं, एम्स की रिपोर्ट है जी, कि भारत के जो पायलट्स हैं, जो कमर्शियल पायलट्स, उनमें 56% पायलट मानसिक रूप से थकान और दूसरी चीजों के शिकार है, क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पायलट्स चल रहे हैं। यानी हमारे यहाँ जनता मरती है तो मर जाने दीजिए, इन पूंजीपतियों को कमवाएंगे। तो साहब इस समझौते के बाद अब क्या होता है कि गौतम अडानी को मौका मिल गया कि अब वो पायलट सप्लाई करेंगे, और किस तरह से, चूंकि हमारे साथ में 3-3, 4-4 एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कितना करोड़ों का, अरबों का धंधा है ये। ठीक है, ठीक है, और ठीक है। इतनी नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश के नागरिकों का, इस देश के सिविल एविएशन का पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। ठीक है जी। मुझे सबसे पहले अगस्टीन सर के पास आना पड़ेगा। मेरे पास अब 1 मिनट का वक्त है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई हैं इस पूरी चर्चा में। अगस्टीन सर एक तरफ खड़े नजर आ रहे हैं, उन्होंने सिक्के का दूसरा पहलू दिखाने की कोशिश की। अगस्टीन सर, आप क्या कहना चाहेंगे? संक्षेप में कहूंगा दुर्गेश जी, और मैं अजय शुक्ला जी मेरे बात से एग्री ना करते हूं, मैं उनकी बात से पूरी तरह एग्री करता हूं। देखिए, 2 सवाल में छोड़ जाऊंगा। पहले भी मैंने सवाल ही छोड़ा था, कोई जवाब नहीं दी थी। एक पहला महत्वपूर्ण सवाल ये छोड़ूंगा मैं कि किसी को सबक सिखाने के लिए क्या 35,000 करोड़ कोई खर्च करेगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप लीन टीम का आपने जिक्र किया, लीन टीम का देवनाथ जी ने जब जिक्र किया, ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी ने, जब लीन टीम में कोई छोटी सी गड़बड़ी भी हो जाती है तो उसका इफेक्ट बड़ा होता है। और आपका जब जो पीस ऑफ द पाई है 65% जब होता है तो आपका इफेक्ट ज्यादा नजर आता है। तो ये 3 सवाल मैं छोड़ रहा हूं। बिल्कुल अब सब पैनलिस्ट से मैं बिल्कुल ही एग्री करता हूं। 35,000 करोड़ कौन खर्च करेगा किसी को भी सबक सिखाने के लिए? ठीक है विनोदानंद जी, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। विनोदानंद जी, अगस्टीन सर कह रहे हैं 35,000 करोड़ रुपया क्यों खर्च करेगा कोई? अनम्यूट करिए विनोद जी, अनम्यूट करिए। विनोद आनंद जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। 35,000 करोड़ की उनको इतनी चिंता रहती,
अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए बोलिए, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। 35,000 करोड़ रुपए की अगर इनको चिंता होती, जो कि लार्जर उसमें जो लॉस ये बता रहे हैं वो स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस जो नीचे आया है उसकी वजह से आया है, तो देखिए क्या है, वो तो ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन पीटर एल्बर्ट्स नीदरलैंड में क्या कर रहे थे जब ये सारा कुछ हो रहा था? उनके जेंटलमैन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इसिडोर पोर्क्यूरियस, वो सेनोरिटा के लैंड पे क्या कर रहे थे? मिस्टर जैसन हर्टर जो उस समय थे, 8 साल से ये जो डाउनफॉल हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था, उन्होंने कोई स्टेप्स लिए नहीं। देखिए ये सॉफिस्टिकेटेड इनका एक पहले से प्लान ये था, जो इन्होंने सोचा था कि गवर्नमेंट तो जैसे तैसे है, मैं इनको अच्छा सा मजा चखा दूंगा, ये ऑर्डर वापस ले लेंगे, हमारा कुछ होगा नहीं। हम लोगों ने यात्रियों का ख्याल रखते हुए ऑर्डर तो वापस लिया। वर्तमान में जो डीजीसीए और वहां की जो व्यवस्था है वो 2023 से ठीक की जा रही है। और अगर आईएएस ऑफिसर वहां नहीं होंगे तो क्या जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट में बहुत सारा झगड़ा होता रहता है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक प्लेसेज हैं दैट शुड बी मैन्ड बाई, जो उसमें जो जर्नलिस्ट हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, वही उनको वहां पे रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो अभी बता रहे हैं करप्शन के केसेस, वो एविएशन के व्यक्ति थे, वो ब्यूरोक्रेट नहीं थे। मिस्टर गिल की बात कर रहे हैं, जो लास्ट 2023 में जिनके ऊपर इंक्वायरी शुरू चल रही है। तो हम लोगों को हॉलिस्टिकली देखना होगा, आगे की ओर देखना होगा, भविष्य की ओर देखना होगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या क्या करने में हमको सबसे पहले ये, अगर 2500 एयरलाइंस के लाइसेंसेज अभी पड़े हुए हैं जो परमिट मांग रहे होंगे करने के लिए, जो छोटे छोटे एयरलाइंस हैं, हमको स्मॉल इज ब्यूटीफुल का एग्जाम्पल देना होगा जी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे मान के चलिए आज की तारीख में, मैं तो भविष्य वक्ता आपको बता रहा हूँ, हम आज टैक्सी सहकार जनवरी से शुरू कर रहे हैं। मतलब जो उबर है उनको जवाब देने के लिए सहकारिता में हम टैक्सी लेके आ रहे हैं। अच्छा, 4-5 वर्षों के बाद कोई सहकारिता को ये सब लोग मिलके, अमूल, ये भी कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में हो सकता है एयरलाइंस चलाएं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हर एयरलाइंस की उम्र हमारे देश में 10 साल ही क्यों होती है। सारे एयरलाइंस 10 साल के बाद बंद होती है। ये बड़ा सवाल है और चिंताजनक भी है। वो सब खुश रहते हैं, उनके जो इन्वेस्टर हैं वो सब खुश रहते हैं, लेकिन ये ऐसा एक मिल्चिंग वाला एक मशीन है एयरलाइंस का। आप 10 साल तक चलाओ, लॉस हो, फिर वापस जाओ और दुनिया में दूसरे इन्वेस्टमेंट में लग जाओ। ये पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये हमारा देश है, इसको हम सुरक्षित रखेंगे। और हमारी जो जिस प्रकार से ग्रोथ बढ़ रही है, एविएशन सेक्टर हमारा जिस प्रकार से बढ़ रहा है, और आगे बढ़ेगा और बढ़िया होगा। और इंडिगो को इंडिया गो से जवाब मिलेगा। ये जो ब्लैक रॉक बाबू है, या फिर वैसे जो सरपंच लोग हैं जो 16 थैली लेते हैं, कोई 3 थैली लेते हैं, कोई 5 थैली लेते हैं, कोई 2 थैली लेते हैं और आसमान बेच देते हैं, तो आसमान इस देश की जनता का है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। विनोद जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। विनोद जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो आसमान है इस देश की जनता का है। और हमारा आज हम यही सवाल ही पूछ रहे थे कि आखिर आसमान है किसका। एयर कमोडोर बहल सर की तरफ जाएंगे। बहल सर, एक छोटी सी टिप्पणी, बस फाइनल मोड में है हम। बिल्कुल, 2023 से वो चल रहा है करप्शन केस। मैंने तो नाम भी नहीं लिया था उस जेंटलमैन का जो इन्होंने लिया है, और अभी तक वो केस खत्म ही नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन ही खत्म नहीं हुई है। तो सोच लीजिए क्या सीरियसनेस है उसके बारे में। दूसरी चीज है, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जर्नलिस्ट होना चाहिए एक वो वाली इंडस्ट्री के अंदर जो हाईली स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा कि उसके एक डिसीजन से, जैसे इस बार 6% डीजीसीए ने इंक्रीज किए, इनके रूल कब किए? अभी 1 महीना पहले, और विंटर शेड्यूल के लिए। और विंटर शेड्यूल को ही देख के इंडिगो कह रहा है कि विंटर शेड्यूल के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये छोटी सी चीज क्या डायरेक्टर जनरल को समझ नहीं आई, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट थे, वो प्रोफेशनल नहीं थे। एक जो टेक्निकल प्रोफेसर जिसने एविएशन सारी उम्र की हो। आखिरी चीज कहना चाहता हूं, हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी लानी बहुत जरूरी है। अभी देखिएगा, थोड़े दिन हल्ला मचेगा, सब कुछ होगा, और थोड़े दिन कोई देश की नहीं सोचता। मैं आपको बता दूंगा, जितने भी मैंने स्पीकर्स देखे हैं इस इशू के ऊपर, लोग देश की नहीं सोच रहे, वो ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से क्या बात कहूं जो कि इस पार्टी को या उस पार्टी को पसंद आएगी। वो सोचे देश को क्या पसंद आएगी। देश को चाहिए सेफ एनवायरनमेंट, देश को चाहिए प्रोफेशनली रन एविएशन एनवायरनमेंट, और देश को चाहिए कि हम सब जुड़े हुए हैं इस देश का स्टेटस और नाम ऊपर करने के लिए। ठीक बात है। देवनाथ सर, वैसे का छोटी सी टिप्पणी, अंतिम टिप्पणी। बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में कंपटीशन लाया जाए। शायद अब हम उस स्थिति पे पहुंच गए हैं जहां देश में एक नियम होना चाहिए, मोनोपोलिस। पुराने ज़माने में एमआरटीपी हुआ करता था,
कि कोई भी एयरलाइन 25% से ज्यादा मार्केट शेयर नहीं लेगी। जी। दूसरी, तीसरी, चौथी एयरलाइन को मौका दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। बहुत धन्यवाद विनोदानंद सर, अगस्टीन सर, देवनाथ सर, एयर कमोडोर बहल सर और अजय शुक्ल जी, और तमाम वो दर्शक भी जो इस कार्यक्रम में जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मंथन का जो सार है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो जो अफरा तफरी मची, उसके लिए जो अभी हमारे एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने एक तो डीजीसीए को जिम्मेदार ठहराया। प्राइम एक्यूज इंडिगो है ही। इस देश में जो इस तरह की एयरलाइंस में इन्वेस्टमेंट है वो देश के लिए घातक हो सकता है। इस पर भी बहुत फिल्टर की ज़रूरत है। विनोदानंद सर ने इस बात को रखा। और उसके अलावा जो कंक्लूजन आया कि जांच बहुत गहन होनी चाहिए, इस मसले को भूलना नहीं चाहिए और मोनोपोली खत्म होनी चाहिए। 25% से ज़्यादा रूट किसी एक को नहीं देंगे तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई। और मुझे लगता है जो बहल सर ने कहा एयर कमोडोर कि आप किसी को खुश करने के लिए मत कुछ करिए, ना कुछ बोलिए। इस देश को क्या मुफीद है, इस देश को क्या सूट करेगा, वो काम करिए। नमस्कार।